माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी शौर्य एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर आज फिर आप सभी के सामने दोबारा से आ चुके हैं, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का सैंपल पेपर। तो भाई ये सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई रिलीज कर चुका है, और ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि भाई ये क्या है, ये एक गाइडिंग बुक है जो सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है कि भाई बोर्ड में जब बैठोगे ना, तो बोर्ड में बैठने से पहले सैंपल पेपर को देखकर चले जाना, ठीक है। लेकिन सैंपल पेपर तो देख लिया मैम, बहुत पहले ही से डाउनलोड कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये सैंपल पेपर का करना कैसे है। इसके बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमने एनसीईआरटी पे बहुत ढूंढे पर मिल ही नहीं रहे हैं। उसके बाद क्या ऐसा होने वाला है कि जो क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में लिखा हुआ है सीधा की सीधा उठ के आ जाएगा, या फिर ये जो सैंपल पेपर है इसमें ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं, इस आंसर्स को हमें ऐसे ही लिखना है, या हम अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए कुछ और भी चीजें यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो भाई तुम्हारी ये जो सारी की सारी समस्याएं हैं ना, इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ चुकी हूँ तुम्हारे पास, जहाँ पर आज की हमारी ये जो क्लास होगी इसमें हम तुम्हारे इन सभी डाउट को, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना है आपको इस वीडियो में, जहां पर एक ही क्लास में हम आपका पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि भाई यहाँ पर जो आंसर्स लिखे हुए हैं उनको आपको कैसे फ्रेम करना है और अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। चलो भाई तो करें। देखो सबसे पहले यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। देखो तो अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम हॉल में जाकर इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भैया पढ़ के चले जाओ, यही इंस्ट्रक्शंस वहां पर भी लिखे रहेंगे, लेकिन वहां पर फिर भी एक बार सरसरी नजर घुमा लेना, ठीक। तो मोटा मोटा यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एक बार उससे समझ लेते हैं कि सीबीएसई ने ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया हुआ है उसे किस पैटर्न पे उन्होंने फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि भाई जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे, पेपर अपने हाथ में ले लोगे, तो 5 सेक्शन है और पांचों की पांचों सेक्शन जो है ना वो क्या है, वो कंपलसरी है। ऐसा मत करना कि ए को कर दिया और सी डी को छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। पांचों क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं, पांचों जो सेक्शन है आपके उसको आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने डिवीजन बताया हुआ है कि आपका जो पहला सेक्शन है उसमें क्या है, उसमें एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक टोटल 21 एमसीक्यू जो है वो आपको दिए गए हैं। अब इसमें वैरायटी आप देख सकते हैं ना, जहां पर आपको सिंगल आंसर क्वेश्चन होंगे, उसके साथ आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसके साथ आपके साथ असर्शन रीजन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अलग अलग तरीके के ढेर सारे एमसीक्यू जो होंगे वो आप इस पूरे सैंपल पेपर में यहाँ पर देखोगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये 5 क्वेश्चन जो है टोटल, ये कितने हैं, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बेटा, उसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे तो उसको आपको क्रिस्प रखना है, कम शब्दों में बिल्कुल सटीक बात जो है वो आपको बोलनी होती है, ठीक है। अब उसको कैसे बोलना है वो आपको यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर के थ्रू सीखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सेक्शन सी आ रहा है। सेक्शन सी क्या है भैया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 30 तक आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक। 8 मार्क्स है हर क्वेश्चन के ऊपर, और हर क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है कि इसकी वर्ड लिमिट जो है ना वो 300 से 350 तक ही रहे, इससे ज्यादा आप एक्सीड नहीं करें, ठीक। तो मैं जो बात आपको बार बार कहती हूँ है ना कि पन्ने भरने से, पेजेस भरने से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स किस चीज पर मिलते हैं, जब आप सही पॉइंट्स लिखते हैं, जब आप कट टू कट आंसर लिखते हैं, तब आपको मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई एक्सप्लेनेशन देना है, आपको डिस्क्राइब करना है चीजों को, लेकिन अतः तरीके से नहीं करना है कि पूरी कहानी बता दिया, पूरा चैप्टर लिखकर आ गए, नहीं, कम शब्दों में सही बात बोलनी है, ठीक। उसके बाद जो 4th सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन डी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 यानी कि 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है।
देखो, तो हमारे पास टोटल कितनी किताबें हैं? 3 किताबें हैं, 3 पार्ट्स में हमने हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। अब हर एक किताब से, हर एक बुक से आपको एक एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो टोटल 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक एंशिएंट से, एक मिडिवल से और एक मॉडर्न से, ठीक। लास्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन ई, वो क्या है? 34 क्वेश्चन नंबर है उसका, और ये है 5 नंबर का मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्लेसेस जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, और कुछ प्लेसेस जो है वो आपको लोकेट करनी है, दोनों चीजें यहाँ पर करनी होगी आपको, ठीक है। उसके बाद मैप का क्या करोगे कि भाई क्वेश्चन पेपर से उसको डिटैच करना है, और डिटैच करने के बाद जो भी धागा मिल रहा है, स्टेपलर मिल रहा है, उससे क्या करना है? अपनी आंसर शीट के साथ उसको लगा देना है, और लगाना बेटा इतने अच्छे से कि भैया क्या हो, है ना, कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन जाए उनका। ऐसा ना हो कि एग्जाम में तुम्हारे इस आंसर शीट से मैप अलग चला जाए और तुम्हारी आंसर कॉपी अलग हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से बांधना, पहले मैप बांध लेना लास्ट के 15 मिनट में, उसके बाद लिखना, ठीक है। तो ताकि वो मैप जो है वो कहीं नहीं जाए, 5 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाए, ठीक। उसके बाद अब लास्ट के 2 पॉइंट हैं। पहले में क्या बताया उन्होंने? 7 नंबर के पॉइंट में उन्होंने ये बताया है कि देयर वाज नो ओवरऑल चॉइस, है ना, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, जो भी चॉइस मिली हुई है आपको वो क्वेश्चन के साथ ही मिली होगी। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 23 है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में ही आपको चॉइस मिलेगी, ऐसा नहीं कि 22 और 23 के बीच में चॉइस है कि भैया इन दोनों में से एक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको करना है। अब इसमें या तो आप इसका पार्ट ए कर लो या पार्ट बी कर लो, दोनों में से कोई एक करना है ना, ज्यादा होशियार नहीं बनना है अपन को, दोनों नहीं करके आना है, ठीक है। टाइम बचाना है क्योंकि बाकी के क्वेश्चन भी करना है। मिलेगा, अगर दोनों भी कर लोगे तो एक ही नंबर मिलेगा, है ना, एक ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन टू दिस द सेपरेट इंस्ट्रक्शन, है ना, उसके बाद क्या बताया हुआ कि भाई हर एक चीज जो है, हर एक सेक्शन जब आप सॉल्व करते जाओगे तो उसमें हर एक सेक्शन के सामने आपको अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये पूरी कहानी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो थे वो आपको ध्यान में रखने हैं अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय, ठीक। चलिए भाई, अब यहां से हम शुरू करते हैं, किससे? हमारा पहला सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि सब बच्चों का अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ना अभी क्या करो, अभी मॉक टेस्ट लगाओ, और उन मॉक टेस्ट को लगाते समय समझो कि आपको कौन सी टेक्निक ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर आपका फोकस पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को करने में है, अगर आप उनको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो और जल्दी लिख सकते हो तो पहले उन्हें अटेम्प्ट कर लो। और अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू पहले करूं, है ना, तो एमसीक्यू पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं जब करती थी तो मैं क्वेश्चन जिस सेक्शन में आता, मतलब जिस पैटर्न में आ रहा है उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करती थी, है ना, मतलब सेक्शन ऊपर नीचे नहीं करती थी मैं, ठीक है। क्योंकि मतलब माइंड जो होता है मेरा वैसे ही सेट होता है कि भाई पहले 1 बाय 1 करते करते आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लॉन्ग आंसर पहले करना है तो आप लॉन्ग आंसर पहले कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कर लिया, फिर शॉर्ट का कर लिया, फिर एमसीक्यू कर लिया, नहीं, एक बार में पूरा एक ही सेक्शन आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। या तो पूरा सेक्शन ए को एक बार में अटेम्प्ट करो, या फिर सेक्शन बी को अटेम्प्ट करो, या फिर सेक्शन सी को अटेम्प्ट करो, एक बार में एक ही सेक्शन अटेम्प्ट होगा, ठीक है। चलो, तो यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं किसके साथ? अपने सेक्शन ए के साथ, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द फायर अल्टार्स, ठीक। अब आप में से कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये कहां लिखा है एनसीईआरटी में? भैया ये लिखा हुआ है ना, जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट था, लास्ट वाला जो पार्ट था जिसमें हमने रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करी थी, वहां पर ये जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे चॉइसेस हैं, ठीक है, कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कि हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, ठीक। अब जब आप उस लाइन को पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो ग्रेट बात है और जो फायर अल्टार्स हैं वो 2 जगह से मिले हुए हैं, कहां से? कालीबंगन से और लोथल से, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि कालीबंगन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। अगर आप जनरली गूगल पे भी सर्च करोगे तो जो फायर अल्टार्स हैं वो कालीबंगन और लोथल दोनों जगहों से मिला हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर कालीबंगन नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मार्किंग स्कीम में भी उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है? लोथल दिया हुआ है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। अब उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम द फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स, दीज आर स्टडीड बाय, ठीक है। अब यहाँ पर बताया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, और उसमें वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा इंसान है जो स्टडी करता है किसकी? चार्ड ग्रेन्स की और सीड्स की, ठीक है। तो जब आपने ब्रिक बीड्स एंड बोन्स चैप्टर पढ़ा हुआ था, चाहे आप वन शॉट में देख रहे हैं, चाहे आप बैच में देख रहे हैं, जिसमें भी आप देखें, ठीक है, तो हमने एक इंसान के बारे में पढ़ा था, वो कौन था? वो था आर्कियोबोटानिस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है कि क्या वो इंसान एग्रोनॉमिस्ट होता है, या वो पैलेंटोलॉजिस्ट होता है, या फिर वो आर्कियोबोटानिस्ट होता है, या फिर वो एंथोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज में पढ़ा था तब हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा था, एक थे आर्कियोबोटानिस्ट और एक थे आर्कियोजूलॉजिस्ट। ठीक है, तो जो जूलॉजिस्ट थे वो किसकी स्टडी कर रहे थे, एनिमल के बोन्स की, और जो बोटानिस्ट थे वो किसकी स्टडी कर रहे थे, प्लांट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप सीड्स की बात करेंगे, ग्रेन्स की बात करेंगे, तो ये किसकी बात कर रहा है, प्लांट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्कियोबोटानिस्ट। अब देखो इसी तरीके के जो क्वेश्चन है ना, ये हम बैच में रोज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो निर्भय बैच चल रहा है उसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते हैं वैसे वैसे आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व होते जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की तैयारी, जो पक्की तैयारी अगर आपकी हो, तो आप निर्भय बैच में आ सकते हैं। अभी भी जो एडमिशन है वहां पर एनरोलमेंट जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, निर्भय बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट महाजनपद। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर महाजनपद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो क्या, कि ये जो वर्ड है नॉट या फिर इनकरेक्ट, इसका मतलब समझना है। ठीक है, सो नॉट अ करेक्ट मतलब भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो नॉट जो है उसको अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, है ना। ऐसा मत कर देना कि तुम्हें नॉट एकदम से दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने करेक्ट लगा दिया। नहीं, क्या लगाओगे, पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। एक बार नहीं, दो बार पढ़ लो। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि बोल्ड कर दिया है, अटेंशन चला जाएगा, बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये नॉट ना लिखकर वो लोग यहीं पर इनकरेक्ट लिख देते हैं और उस समय पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन हम किससे पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, अब करेक्ट चुनना है या इनकरेक्ट चुनना है, ये भी अच्छे से ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो। So which one of the following statement is not a correct statement about महाजनपद। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं वन बाय वन। सो मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग। क्या ऐसा कुछ था? जी हाँ, बिल्कुल था। हमने पढ़ा हुआ था कि 16 महाजनपद थे और उन 16 महाजनपद में से कुछ महाजनपद जो थे वो मोनार्की के रूल को फॉलो करते हैं और कुछ जो है वो ओलिगार्कीज को फॉलो करते थे। और जिनमें से अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो है ना, वो किसमें थे, वो मोनार्की को फॉलो कर रहे थे, जहां पर किंग जो है वो उनको रूल कर रहे थे। उसके बाद सम नोन एज द गणा और संघास वर ओलिगार्कीज। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने खुद ब खुद लिख दिया कि भैया दूसरे जो थे वो कौन थे, जिन्हें ओलिगार्कीज कहा जाता था, जिन्हें गण और संघ भी कहा जाता है, जैसे कि वज्जी। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कि ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी व्हिच वाज ऑफन फोर्टिफाइड। ठीक, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ था कि जितने भी महाजनपद थे उन सभी महाजनपद में एक कैपिटल सिटी होती थी और उसे फोर्टिफाइड किया जाता था ताकि कोई भी दूसरा महाजनपद या कोई दूसरा एनिमी स्टेट उनके ऊपर अटैक ना करे। ठीक है, तो इस चीज का भी काम उन्होंने किया हुआ था। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमने क्या लगा ली, अपनी एलिमिनेशन मेथड लगा ली, है ना, कि भाई चोरी अगर ए ने नहीं करी, बी ने नहीं करी, सी ने नहीं करी, तो किसने करी है, डी ने करी है। ठीक है, तो डी ने क्या कर दिया, तो पांचाल बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th to 4th BCE। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है कि 6th to 4th BCE लिखा हुआ है ना। अगर सिर्फ 6th BCE होता तो शायद ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था कि जितने भी डेवलपमेंट्स थे सारे की सारे कहां से शुरू हो रहे थे, 6th सेंचुरी BC से शुरू हो रहे थे। ठीक है, तो 6th सेंचुरी से ही पंचाल जो है वो क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है। क्योंकि अगर आप 4th सेंचुरी की बात करेंगे तो वहां से तो कौन आने शुरू हो गए हैं, मौर्याज आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात जो है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, चलो आगे बढ़े अगले पे। चलो अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मैच द कॉलम के फॉर्म में आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि भैया क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक, अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं, कहाँ पर, बैच में हमने किया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं उसको। तो कैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ट्रेडिशन लिखे हुए हैं कि एंशिएंट इंडिया में जो मैरिजेस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, और सामने उसके क्या लिखा हुआ है, सामने उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर अब आपको मैच करना है कि कौन सा जो वर्ड है और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है उन्होंने एंडोगैमी। ठीक है, गैमी, गैमी का मैंने आपको मतलब बताया था। गैमी का मतलब क्या होता है बेटा, गैमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, अब देखो मैरिज, और वो मैरिज जो कैसी है, एंडो है। एंडो का मतलब क्या होता है, इन।
ठीक है। तो वो मैरिज जो किसी ही भी ग्रुप के, किसी भी यूनिट के विद इन हो रही है, ऐसी मैरिजेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंडोगैमी बोल रहे थे। अब ऐसा क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो इट रिफर्स, अब यहाँ पर देखो कि इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, तो ये तो नहीं होगा। इट रिफर्स टू अ मैरिज विद इन अ यूनिट, ये लिखा हुआ है विद इन अ यूनिट। अब वो यूनिट क्या हो सकती है, वो यूनिट या तो किन ग्रुप हो सकता है, या फिर कास्ट हो सकता है, या फिर वो लोग जो एक ही लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, ठीक। ऐसी मैरिजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोगैमी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया बी। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे में क्या बोल रहे हैं, एक्सोगैमी, ठीक है। तो एंडोगैमी मतलब इन हुआ, तो एक्सोगैमी मतलब क्या होगा, आउट होगा। तो वो मैरिज जो किसी भी ग्रुप के बाहर हो रही है, आउटसाइड हो रही है, ठीक है। तो सीधा सा सी आ गया, इट रिफर्स टू अ मैरिज आउटसाइड द यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, सी के साथ बी हो गया। अब दो बचे हैं, एक बचा है पॉलीगाइनी और एक बचा है पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, पॉली का मतलब क्या है, मल्टीपल, ढेर सारे। और अगर हम बात करेंगे गायनी, गायनी है ना, तो गायनी, गायनोकोलॉजिस्ट क्या होती है, गायनी मतलब वो जो फीमेल्स होती हैं, वाइफ्स हो गई, है ना। तो फीमेल वो ऐसा इंसान जिसकी ढेर सारी वाइफ है ना, ऐसी शादी जिसमें एक इंसान की कई सारी वाइफ होंगी, है ना। तो वो क्या होंगी, कई सारी अगर उसकी वाइफ्स हुई तो वो क्या हुई, वो पॉलीगाइनी फॉर्म ऑफ मैरिज हुई, ठीक है। सो पॉलीगैनी रिफर्स टू, अब किसकी बात कर रहे हैं, तो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेन हैविंग सेवरल वाइफ्स, है ना, ऐसी शादी जिसमें एक व्यक्ति की, एक आदमी की शादी कई सारी महिलाओं के साथ हो रही है। उसके बाद लास्ट बचा है पॉलीएंड्री, ठीक है। तो पॉलीएंड्री का मतलब क्या हुआ, एंड्री का मतलब क्या होता है, मेल, ठीक है। तो वो शादी जिसमें एक वाइफ के कई सारे हस्बैंड हुए हैं, जैसे कि कौन, जैसे कि द्रौपदी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, ठीक है। चलो अब मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई जहां पर ए होगा, ए के साथ क्या आना चाहिए, 4, अच्छा इन्हें उधर की तरफ से लिया हुआ है, ठीक। चलो देखो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ क्या आ रहा है हमारा, बी आ रहा है, तो ढूंढ लो फर्स्ट के साथ बी कौन सा है, यही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो जब तुम लोग एमसीक्यू लगाओगे ना, तो एमसीक्यू के साथ क्या होता है कि जब इस तरीके से जब चीजें आती हैं, तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि एक जो होता है, मतलब फर्स्ट जो है उसका आंसर सब में आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है। बी जो है उसका सेम मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी सी और डी में आगे पीछे कर देते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ध्यान से लगाना है, कोड्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है कि भाई कौन सा कोड किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन, तो आपको मैच करने में आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ बी है, सेकेंड के साथ क्या है, सी है, थर्ड के साथ आपका डी हो गया और फोर्थ के साथ आपका ए हो गया, ठीक। ये सेम कोड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमें बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट द पैटर्नल स्टेट्स दैट द पैटर्नल स्टेट्स वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स विद अ स्पेशल शेयर ऑफ द एल्डेस्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एक बार उसको समझो, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, ऐसी कौन सी बुक है जो ये कह रही है कि जब भी माता पिता की डेथ होगी, जब भी पेरेंट्स की या फादर की डेथ होगी, तो उनके डेथ के बाद उनकी जो इस्टेट है, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो उनके बेटों के बीच में डिवाइड होगी। यही लिखा हुआ है, जो किसके बीच में डिवाइड होगी, दैट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द सन, ठीक है। सन्स के बीच में, डॉटर का कोई शेयर नहीं होगा उसमें। और उसमें से भी जब डिवीजन होगा तो जो बड़ा बेटा है ना, उसे क्या मिलेगा, इसमें स्पेशल शेयर मिलेगा। अब ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट था जो इस चीज की बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास विष्णु स्मृति, व्यास स्मृति, लेखा स्मृति या फिर मनुस्मृति, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने बात करी थी मनुस्मृति की, ठीक है। मनुस्मृति का कंपाइलेशन होता है और मनुस्मृति जो है वो एक तरीके से हिंदू कोडिफाइड लॉज जो है वो हमें बता रही थी, ठीक है। मनुस्मृति में ये बताया हुआ था कि समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसको चलाने के लिए ऐसे कौन से नॉर्म्स होंगे जो एक आइडियल समाज को, एक शांतिपूर्ण समाज का एस्टैब्लिशमेंट करेगा, और वो किसने बताया हुआ था, मनुस्मृति में। तो यहाँ पर जो जेंडर्ड एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर पढ़ा हुआ था आपने, ना, जो टॉपिक पढ़ा हुआ था आपने, उसमें से यहाँ पर चीजें जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक। चलिए अब अगला आ गया हमारे पास क्या, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जब सीबीएसई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी किताब में से जितने भी इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं वो सभी आपको क्या करनी है, ध्यान से पढ़नी है, उनको देखना है कि उनके नीचे क्या डिस्क्रिप्शन मेंशन है, ठीक है। वो इमेज आपको क्या बता रही है। तो इस तरीके से इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं एमसीक्यूज में, ठीक है।
चलो देखते हैं। सो आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या है कि क्या ये इमेज क्या बता रही है वो आपको यहाँ पर बताना है। So, a terracotta sculpture depicting a scene from the महाभारत। ठीक है, क्या ये वो इमेज है जो बता रही है कि इस इमेज में क्या है, महाभारत का कोई सीन यहाँ पर डिपिक्ट किया जा रहा है। उसके बाद a sculpture from महाभारत depicting बुद्धा leaving a palace, शायद ये हो सकता है ना। उसके बाद a chief and his follower stone sculpture, है ना, a chief and his follower stone sculpture। उसके बाद सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ अ कुशान किंग। ठीक, तो सीधी सी बात है, देखो कुशान किंग का तो हमने क्या देखा था कि ह्यूज एक कोलोसल स्टैच्यू देखा हुआ था जहां पे वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, देवपुत्र बोल रहे हैं। तो कुशान किंग का तो हो नहीं सकता। महाभारत में हमने क्या देखा था कि एक अर्जुन दिखाए हुए थे, है ना, धनुष को चलाते हुए, तो महाभारत वाला नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें कि चीफ और फॉलोअर वाला या फिर बुद्ध लीविंग हिज पैलेस हो सकता है। अब यहां से आपको समझने की कोशिश करनी है, कैसे समझोगे देखो मैं बताती हूँ। हमने पढ़े थे बुद्ध और उनकी लाइफ से जुड़े हुए 5 सिंबल। ठीक है, उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था किसके बारे में, लोटस, जो उनके बर्थ को बताती है। ठीक, उसके बाद क्या था, हॉर्स। हॉर्स किसको बता रहा था, उनके हाउस के लीविंग प्रोसेस को, है ना, जो उनका महाभिनिष्क्रमण को बता रहा था। उसके बाद हमने किसकी बात करी, उसके बाद हमने बात करी स्तूप की, जो उनके डेथ को बता रहा है ना। उसके बाद हमने चक्र की बात करी, जो उनके फर्स्ट सेरेमन को बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे पीपल ट्री की, जो बोध गया उनके एनलाइटनमेंट को बता रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाया गया है किसको, बहुत क्लियरली दिखाया गया है यहाँ पर हॉर्स को। और हॉर्स क्या इंडिकेट करता है, हॉर्स इंडिकेट करता है बुद्ध का गृह त्याग, यानी कि उनका महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो यहां पर बताया हुआ है दिस इज द स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती डिपिक्टिंग अ बुद्ध लीविंग द पैलेस, उस चीज के बारे में यहां पर बताया गया है। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन जो कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अल्टरनेट में आया हुआ है ना, जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो द डैश कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ वेराइटी ऑफ डेटीज स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोम। ठीक, अब ये ऐसा कौन सा टेक्स्ट था, यानी कि यहाँ पे 4 वेदों के नाम लिखे हुए हैं और जिनमें से ऐसा कौन सा वेद था जो कि अग्नि, इंद्र और सोम की वर्सेस की या हिम्स के बारे में हमें बता रहा है। तो ये कौन सा होगा, ये था हमारा ऋग्वेद। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ बुद्धास रेलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप ओवर देम। ठीक है, अब यहां पर हमें बताना है कि भाई ऐसा कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसमें ये मेंशन है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अशोक जो थे उन्होंने बुद्ध के जितने भी रिलिक्स थे उन सभी को इंपॉर्टेंट टाउन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहां पर किन किन टेक्स्ट की नाम बात हो रही है, एक है अशोकावदान, दूसरा है विनय पिटक, सुत्त पिटक और दीपवंसा। ठीक है, अब यहां से आपको थोड़ा थोड़ा चीजों के बारे में पता है ना। जैसे कि अगर हम विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक से मैंने आपको याद कराया हुआ था कि विनय को आपने कैसे लिख लेना है, नियम में लिख लेना है। तो जब आप उसे नियम में लिखोगे, है ना, तो नियम मतलब क्या कि ये जो विनय पिटक है इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन जो हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं कि संघ में उनका कंडक्ट किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें विनय पिटक का कंटेंट होता है। उसके बाद अगर हम सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त मतलब क्या हुआ, सूत्र, यानी कि बुद्ध ने जो चीजें कही, बुद्ध ने जो अपने डिसाइपल्स को जो उपदेश दिए, जो सेरमन्स दिए, उन सभी को लिखा हुआ है किसमें, सुत्त पिटक में। अब वहीं पर अगर हम बात करें दीपवंश की तो दीपवंश और महावंश ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो ये बता रहे हैं कि अशोक ने जो बुद्धिस्ट मिशनरी कहां पर भेजी हुई थी, श्रीलंका भेजी हुई थी, उन्होंने वहां पर किस तरीके से बुद्धिज्म का स्प्रेड किया हुआ था। ठीक, तो अब यहां पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो क्या है, अशोक अवदान। तो अशोक अवदान में ये सारी चीजें क्या है, मेंशन है। ठीक, चलिए अगले की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फ्रैंकोइस बर्नियर। अब देखो बेटा यहां पर इज और आर दोनों लिखा हुआ है, मतलब कि क्या कि यहां पर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आपके सही हो सकते हैं। तो यहां पर हर एक स्टेटमेंट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। सो फ्रैंकोइस बर्नियर, पहला स्टेटमेंट है कि ही वॉज अ फ्रेंचमैन, डॉक्टर, फिलोसफर एंड हिस्टोरियन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये सारे फीचर्स जो हैं, ये सारी क्वालिटीज जो थी वो फ्रैंकोइस बर्नियर में थी। अगले क्वेश्चन की अगले स्टेटमेंट की तरफ, that he was closely associated with the Mughal court as a physician to Prince Dara Shikoh, है ना।
तो ये बात भी हमें पता है कि भाई फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे वो शाहजहां के समय पर आए हुए थे, फिर दारा शिकोह के वो एज अ फिजिशियन बन के वहां पर रहे और उसके बाद औरंगजेब के समय तक भी उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। अगला स्टेटमेंट है दैट ही वाज इन इंडिया फॉर 14 ईयर्स फ्रॉम 1656 टू 1670। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। ये कितने सालों के लिए आए हुए थे? 12 सालों के लिए आए हुए थे। तो 1656 से लेकर 1668 तक जो है वो फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया में रहते हैं। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अगले की तरफ चलते हैं। सो ही वाज आल्सो एसोसिएटेड एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट, है ना, विद दानिश अमन खान एंड अर्मेनियन नोबल एट द मुगल कोर्ट। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? सही हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये जो 3 स्टेटमेंट है ये हमारे सही हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगले की तरफ। These trees are among the most peculiar tree in kind and most astonishing in habit. They look exactly like the date palms without any difference between the except the one produce nuts as its fruits and the other produce dates. अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, ये किस ट्रैवलर ने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक, तो हमने पढ़े हुए हैं हमारे 3 ट्रैवलर्स के बारे में, उसमें से जो इब्न बतूता थे उन्होंने यहाँ पर बात करी हुई थी किसके बारे में? कोकोनट ट्री के बारे में। और कोकोनट ट्री को वो जिस नोन चीज को यानी जिस डेट पाम ट्री को वो देख चुके थे उससे वो यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जिस तरीके से डेट का ट्री होता है कोकोनट का ट्री भी उस तरीके से ही दिखता है, बस डिफरेंस ये है ना, कि क्या हो रहा है कि जो डेट का ट्री है वो क्या डेट प्रोड्यूस कर रहा है और जो कोकोनट का ट्री है वो कोकोनट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अब ये डिस्क्रिप्शन किसने दिया हुआ था? तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था इब्न बतूता ने। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से आपको असर्शन रीजन दिए हुए हैं। अब असर्शन रीजन के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहां पर 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या देखनी है? पहली चीज ये देखनी है कि असर्शन और रीजन क्या दोनों सही हैं। पहले आप उनके स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। ठीक, जब आपने ये देख लिया कि अगर असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही हैं, उसके बाद आपको दूसरी चीज ये वेरीफाई करनी है कि क्या वो रीजन जो है वो असर्शन को सही तरीके से जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको देखनी है, उसके बाद आप अपना आंसर जो होगा वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। So, assertion दिया हुआ है that लिंगायत did not practice funerary rites such as the cremation prescribed in the धर्मशास्त्र। क्या ऐसा था? जी बिल्कुल था, है ना। लिंगायत के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जिस तरीके से धर्मशास्त्र में डेड बॉडी के डिस्पोजल के लिए क्रीमेशन की प्रोसेस लिखी हुई है, शवदाह की, अग्निदाह की प्रोसेस लिखी हुई है, वहीं पर अगर आप किसकी बात करेंगे? लिंगायत की, जो शेवाइट्स है, कहाँ के? कर्नाटक के, है ना। वीर शिवाजी ने हम कह रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि हम अग्निदाह नहीं करते हैं, हम किस तरीके की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? वो बरियल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं। ठीक, चलिए। सो रीजन क्या दिया हुआ है इसका? द लिंगायत बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, है ना। उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि जो बरियल प्रैक्टिस होती है उसके बाद जो बॉडी होती है डिवोटी की वो किससे मिल जाती है? वो भगवान शिव से मिल जाती है और इस धरती पर, इस वर्ल्ड में दोबारा एंटर नहीं करती है। ठीक, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो पहली बात तो कि हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है। और क्या ये इसका सही रीजन है? तो जी बिल्कुल इसका सही रीजन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर द विजयनगर एम्पायर? ठीक है, विजयनगर एम्पायर में हमने 4 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था संगम डायनेस्टी के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? सुल्व डायनेस्टी, देन तुल्व डायनेस्टी और फिर हमने अराविदु डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। तो ये 4 डायनेस्टीज हैं और ये चारों की चारों डायनेस्टीज जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको बताई हुई है। अब अगर हम संगम डायनेस्टी की बात करें तो संगम डायनेस्टी किसने बनाई हुई थी? कि भाई जो संगम थी ये हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर बनाई हुई थी और यही हरिहर और बुक्का जो थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ था। ठीक, तो कौन सी होगी पहली डायनेस्टी? पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, है ना। चलिए अगले की तरफ। Now, which of the following statement is correct regarding the अमरनायका सिस्टम? अमरनायका सिस्टम के बारे में हमें पता है कि विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन जो था, है ना, उसमें उन्हें किस तरीके से उन्होंने मिलिट्री प्लस जो रेवेन्यू कमांडर्स बनाए हुए थे उन्होंने अमरनायक कहा हुआ था। तो चलिए अमरनायका सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है दैट द अमरनायका बिलोंग टू बीजापुर। क्या ये बात थी? नहीं, पहले ही हमारी बात गलत हो गई कि हम तो विजयनगर की बात कर रहे हैं कि अमरनायका सिस्टम कहाँ देखा गया था? विजयनगर में देखा गया था। ठीक, उसके बाद
अमरा इज बिलीव टू बी डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड समर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अमर जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? संस्कृत वर्ड समर से, ना कि हिंदी वर्ड समर से। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, उसके बाद The Amar Nayakas were dependent and never sent tribute to the king। तो क्या ये बात सही है कि अमर नायका डिपेंडेंट तो थे, किंग इंडिपेंडेंट तो थे, लेकिन ट्रिब्यूट भी भेजा करते थे किंग को, है ना? जो रायास होते थे उन्हें ये ट्रिब्यूट भी भेजते थे। उसके बाद लास्ट है कि दे वर द मिलिट्री कमांडर्स हु गॉट टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायास। ठीक, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ। क्या थे वो? मिलिट्री कमांडर्स थे जिन्हें क्या टेरिटरी दी जा रही है राया के थ्रू, ताकि वो वहां से क्या करे? रेवेन्यू कलेक्ट करे, और उसे प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमी दी जा रही है ताकि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर मैनेज कर सके। ठीक है, तो हमारा जो डी स्टेटमेंट है वो सही होगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। Choose the correct option. The book deals with the physical side of the empire and provides the rich quantitative information on revenue rates। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था किसके बारे में? जब हम पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास जो मेन सोर्स था वो क्या था? आईने अकबरी। अब आईने अकबरी की अगर हम बात करें तो उसे 3 मेन बुक्स में डिवाइड किया गया था। पहली थी मंजिल आबादी, दूसरी थी मुल्क आबादी, और तीसरी थी आपकी सिपा आबादी। ठीक है, तो अगर हम मंजिल आबादी की बात करें तो मंजिल आबादी में क्या लिखा हुआ था कि जो रॉयल हाउस होल्ड है उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी, जो भी बातें थी, वो सभी मंजिल आबादी में लिखी हुई थी। मुल्क आबादी में क्या था? फिजिकल सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था, और जो सिपाह आबादी थी उसमें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ था। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि रेवेन्यू रेट्स, है ना, रेवेन्यू रेट्स या फिजिकल साइड किसमें लिखा हुआ है? मंजिल आबादी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सॉरी, मुल्क आबादी में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है? ये चीजें याद रखनी है कि भाई हमें अपनी तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है, और क्वेश्चन जो है वो आपसे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। So consider the following statements regarding the criteria of classification of land under the Akbar। ठीक, हमने क्या पढ़ा हुआ था कि अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहां पर लैंड रेवेन्यू जो है वो उनका मेन इकोनॉमिक मेनस्टे है। ठीक है, अब जब वो मेन इकोनॉमिक मेनस्टे है तो उसमें किसकी बात कर दी उन्होंने इस चीज की बात कर दी कि भाई लैंड को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था। सोर्स बेस से आया हुआ है, ये समझ रहे हो कि सोर्स बेस से भी आपसे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोर्स बेस से क्या एमसीक्यू बन रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो लैंड है उसे कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरीज में। अब उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है बेटा, देखो पहला क्या बता रहे हैं? पोलाज। सो पोलाज इज अ लैंड विच इज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड इज नेवर अलाउड टू बी फेलोड। ठीक है, अब क्या ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल था। पोलाज एक ऐसा लैंड था जो सबसे फर्टाइल लैंड था, और उसे कभी भी एग्रीकल्चर सीजन में फेलो नहीं छोड़ा गया था। हर क्रॉपिंग सीजन में उसके ऊपर कल्टिवेशन किया जा रहा था। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अगला, परौती इज अ लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टिवेशन फॉर अ टाइम दैट इट मे रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। तो क्या ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल था, है ना। परौती एक ऐसा लैंड था जिसे क्या किया गया था? जिसे एक एग्रीकल्चर पीरियड के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर सके? रीगेन कर सके। ठीक, उसके बाद हमने किसकी बात करी थी? चाचर की बात करी थी कि चाचर एक ऐसा लैंड था जिसके ऊपर कल्टीवेशन किए जाने के बाद उसे 3 से 4 साल तक, है ना, 3 से 4 सालों तक उसे क्या किया जाता है? फेलो छोड़ दिया जाता है, सो दैट इट कैन रीगेन इट्स फर्टिलिटी। ठीक, उसके बाद लास्ट था हमारा बंजर। सो बंजर लैंड वाज आल्सो कॉल्ड जिनसे कामिल। अब ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि भाई बंजर ऐसा लैंड था जिसे 5 या 5 से ज्यादा सालों के लिए क्या छोड़ा जा रहा है? अनकल्टिवेटेड छोड़ा जा रहा है। ठीक, और उसके बाद जो दूसरा शब्द इसमें लिखा हुआ है जिनसे कामिल, जिनसे कामिल किसे कहा जाता था? कैश क्रॉप्स को कहा जाता था। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलो अगला। The zamindar defaulted on the payments after the permanent settlement was introduced in 1793. Which of the following was the reason behind it? ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में, और उस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम होने के कारण जिन जमींदारों को लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट दिया गया है ना, वही जमींदार जो है अब उस पेमेंट में डिफॉल्ट करने लगे हैं। तो ऐसे कौन से रीजन जो हैं वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? तो पहला रीजन क्या था कि द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। तो क्या ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल था। जो शुरुआती समय में जो डिमांड रखी गई थी रेवेन्यू की वो बहुत ज्यादा हाई थी, इस कारण से जमींदार उन्हें पे नहीं कर पा रहे थे।
दूसरी चीज, द हाई डिमांड वाज इम्पोज इन द 1790s, अ टाइम व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रईयर्स टू पे ड्यूज टू द जमींदार। क्या ये था? जी हाँ, बिल्कुल था। 1790 एक ऐसा समय था जहां पर जो फार्मर्स हैं उन्हें अपनी फसल की जो सही राशि थी, जो सही अमाउंट था, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था, और उसके नहीं मिल पाने से के कारण ये जो है ये जमींदार को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, इस कारण से रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश कंपनी तक नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अगले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। क्या ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल था, है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी हो जाए, तूफान हो जाए, फेमाइन आ जाए, ड्रॉट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर 10 सालों के लिए रेवेन्यू को फिक्स कर दिया है तो वो रेवेन्यू एज इट इज रहेगा, वो इनवेरिएबल रहेगा। अब क्योंकि ऐसे समय में 10 सालों में फार्मर की जो कंडीशन है वो बद से बदतर होती चली जा रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ये भी एक रीजन जो है जो कि सही है। चलिए अगला, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द रईयर्स एंड मैनेज इट्स जमींदारी। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में तो आधा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आधा क्या हो रहा है? गलत हो रहा है ना, कि क्या बताया गया है कि जमींदार के जो पावर थे उन्हें लिमिट कर दिया गया, और उनकी जमींदारी जो थी वो क्या कर दी गई थी? अबॉलिश कर दी गई थी। उन्हें मैनेज करने का राइट नहीं दिया गया था, उनकी जमींदारी जो थी वो उनसे छीन ली गई थी, अबॉलिश कर दी गई थी, के ट्रूप्स को डिसबैंडन कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए। अब आप बोलोगे कि मैम आंसर की में तो क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। ठीक है, तो डी, ये देखो यहाँ पे आंसर की में डी दिया हुआ है, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, चलो अब अगला, so the dash were most powerful in North Bengal, although rich peasants and village headmen are emerging as the commanding figure in the countryside in parts of Bengal as well। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की जो नॉर्थ बंगाल में काफी पावरफुल हैं, ठीक है, जिन्हें रिच पीजेंट्स कहा जा रहा है। तो रिच पीजेंट्स कौन होते थे? रिच पीजेंट्स थे जोतेदार। ठीक है, तो जोतेदार की यहाँ पर बात हो रही है, दैट द जोतेदार वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल, ऑल्दो रिच पीजेंट्स एंड विलेज हेडमेन वर इमर्जिंग एज द कमांडिंग फिगर इन द कंट्री साइड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बंगाल। ठीक है, किसकी बात हो रही है? यहाँ पर जोतेदार्स की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट फॉलोइंग इवेंट्स आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज भी समझनी है कि हिस्ट्री में आपसे कहानी के तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आपको क्या करना है? आपको कहानियों को याद रखना है, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मतलब चीजें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखनी होंगी हिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, अब इनमें से आपको बताना है कि पहले कौन सा इवेंट होगा, उसके बाद में कौन सा इवेंट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है द सपॉय अराइव्ड एट द गेट ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, दूसरा है द फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी। Then, late in the afternoon of the 10th May 1857, the sepoy in the cantonments of the Meerut broke out in mutiny. Then, the Awadh was formally annexed to the British Empire. ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले क्या किया गया था? सबसे पहले 1856 में अवध का एनेक्सेशन किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में जो अवध का एनेक्सेशन हुआ था वो सबसे पहला हुआ था। ठीक है, तो 4th सबसे पहले आ गया। ठीक है, अब वैसे तो अगर हम चले तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 पहले दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कॉशियस रहना है ना, सावधानी के साथ आपको चीजें करनी है। तो हम बाकी के स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला कौन सा हो गया? 4 हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? लेट इन द आफ्टरनून ऑफ द 10th May 1857 द सपॉय इन द कैंटनमेंट ऑफ द मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। क्या ये है? जी हाँ, बिल्कुल सही है ना, कि जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई जो कई सारे उनके सिपाही जो हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है, मंगल पांडे ने वहां पर विद्रोह कर दिया है, तो अब मेरठ में भी क्या देखा गया? म्यूटिनी यहाँ पर देखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। उसके बाद दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी। ठीक, सीधी सी बात है कि भाई अब उन्हें क्या करना था? नेशनल लेवल पर म्यूटिनी करनी थी, तो इसके कारण वो बात कर रहे थे कि अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अगले के ऊपर क्या करना है? अटैक करना है, तो हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस चाहिए हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? जो बेल ऑफ आर्म्स था, है ना, जो स्टोर हाउस होता है एम्यूनिशंस का, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, ट्रेजरी के ऊपर अटैक किया, ताकि उन्हें पैसा मिल रहा है ना, और वो अपना जो रिवोल्ट है, अपनी जो म्यूटिनी है, उसे कंटिन्यू कर सके। ठीक, तो दूसरे कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तीसरा
उसके बाद द सपॉय एम्ड एट द गेट ऑफ द सपॉय अराइव एट द गेट ऑफ द रेड फोर्ट इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, तो मेरठ से अपनी ये जो मार्च होती है उसको शुरू करते हैं और 11 मई की सुबह कहाँ पहुंच जाते हैं ये लोग? पहुंच जाते हैं लाल किले पर, रेड फोर्ट पर। ठीक, जहां पर बहादुर शाह जफर से ये अर्ज करते हैं कि आप क्या बनिए, हमारे रिवोल्ट के लीडर बनिए। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका? फोर्थ होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 4 3 2 1 इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए, नेम द हिस्टोरियन हु रिमार्क दैट द साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो एनसीईआरटी से में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किसने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी पूरी कॉपी बना लीजिए और उसमें जहां पर भी जिसने जो भी कोई प्रोमिनेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्पेशली ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं ना, महात्मा गांधी वाला और फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जहां पर भी जिसने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उन्हें आप लिख लीजिए ताकि आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाए और उससे आप क्या कर सकते हैं, आराम से अपने क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, सो नेम द हिस्टोरियन हु रिमार्क दैट साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। ठीक, किसका है ये? शेखर चंद्रासन देवनासन का। ठीक है, किसने दिया हुआ है ये? चंद्रासन देवनासन ने। उसके बाद नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये क्वेश्चन जो है ना ये टाइमलाइन से बनता है। आपके लास्ट में जो टाइमलाइन दी हुई है वहां से भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, कि ईयर मेंशन है और ईयर के सामने इवेंट लिखे हुए हैं। अब उससे आपको क्या करना है? मैच करना है चीजें। ठीक है, तो देखो पहला क्या है? महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कब आए थे महात्मा गांधी? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, तो डी के साथ क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट कब होगा बेटा? चंपारण मूवमेंट होगा 1917 में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा गुजरात एंड वर्कर मूवमेंट इन अहमदाबाद। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। ठीक है जी, चलो अगला हो गया रॉलेक्स सत्याग्रह। ठीक, तो रॉलेक्स सत्याग्रह कब हो रहा है आपका? 6 अप्रैल 1919 में रॉलेक्स सत्याग्रह होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से देख लेते हैं डी। ठीक है, डी जो आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, who proposed the national flag of India to be horizontal color of saffron white and dark green in equal proportion with a wheel in navy blue at the center। ठीक, अब यहां से आपको क्या करना है? यहां से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, है ना, मैंने आपको क्या बताया कि भाई फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें भी आपको स्टेटमेंट्स को याद रखना है कि किसने किस तरीके के स्टेटमेंट्स वहां पर दिए हुए हैं, कौन किस चीज के मोशन में है, कौन किस चीज के फेवर में है, अगेंस्ट में है, ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि जो नेशनल फ्लैग है उसका जो प्रपोजल है वो कौन लेकर आया था? तो ये किसके थ्रू आया हुआ था? ये आया था जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल जी ने जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके साथ ही उन्होंने नेशनल फ्लैग के बारे में अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे भी उन्होंने प्रपोज किया हुआ था। ठीक है, देन Second, 21 question, who one among the following group initially refused to join the Constituent Assembly as they believed that it was a British creation? Choose the correct option. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बोला गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ग्रुप ऐसा था, एक तो हमने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा, ठीक है, दूसरे कौन थे? दूसरे कांग्रेस के ही विद इन कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो बनाई गई है ये कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बनाई गई है और अभी तक क्योंकि भारत आजाद नहीं हुआ है, इस कारण से क्या हो रहा है? इस कारण से चाहे हम संविधान बना लें, है ना, चाहे हम इंडियंस मिलकर अपना संविधान क्यों ना बना लें, लेकिन इसके ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो अभी तक है और इसके कारण हम कभी भी अपना इंडिपेंडेंट संविधान, अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। इसके कारण ये ग्रुप जो था ये क्या करता है? संविधान सभा को बॉयकॉट करता है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर बात हो रही है सोशलिस्ट की। ठीक है, तो सोशलिस्ट वर द वन हु इनिशियली रिफ्यूज टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। चलिए जी, तो यहां से हमारा एमसीक्यू वाला जो सेक्शन था वो पूरा की पूरा खत्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं हमारे सेक्शन बी पे, जहां पर हमें सॉल्व करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। अब यहां पर हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का है और टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि जो पूरा सेक्शन है इसका टोटल वेटेज है 18 नंबर का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है क्वेश्चन नंबर 22। अब यहां पर मैंने आपको बताया हुआ था कि क्वेश्चन के विद इन ही आपको चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सेम ही चैप्टर से क्वेश्चन है और उस ही क्वेश्चन में आपको चॉइस जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक, चलिए
So, the archaeological records provide no immediate answer of the existence of the center of power. Give suitable example to prove that the statement in the context of हड़प्पा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जिस हड़प्पान सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, वहां पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकावेट किया तो वहां से जो भी एविडेंसेस हमें मिले हुए हैं, उन एविडेंसेस के बेसिस पर हमें सेंटर ऑफ पावर यानी कि उनका जो पॉलिटिकल पावर था उसको लेकर हमें कोई भी इमीडिएट आंसर जो है, कोई क्लियर आंसर जो है वो हमें नहीं मिला हुआ है। अब यहां पर आपको बताना है सूटेबल एग्जांपल्स के साथ कि भाई क्या ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सही है या गलत है। ठीक, तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी हमें बात करनी है। ठीक, अब यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि भाई हम भी एग्री कर रहे हैं कि हाँ, जो दिया हुआ था, जो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए थे, एविडेंसेस दिए हुए थे, वो सेंटर ऑफ पावर या पॉलिटिकल पावर के बारे में हमें कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पहले आंसर का इंट्रोडक्शन लिख देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने, उसके बाद यहाँ से आपकी मेन बॉडी जो है वो आंसर की शुरू हो रही है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स को यूज करना है, या अगर आप सेफर साइड प्ले करना चाहते हैं तो आप 3 से ज्यादा यानी कि 4 पॉइंट्स के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर सीबीएसई ने जो आपको आंसर की दी हुई है, मार्किंग स्कीम दी हुई है, यहां पर उसने पॉइंट्स को 1 लाइन में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो क्या आप भी जब बोर्ड्स में आंसर लिखेंगे तो 1 लाइन में डिस्क्राइब करेंगे? नहीं बेटा, क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर साफ उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि ये 3 पॉइंट्स तो है, लेकिन इनको आप डिस्क्राइब करोगे, है ना। इन पॉइंट्स के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है या अपने वर्ड्स में अगर आप इन्हें लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको इसमें अपना कंटेंट जो है वो बढ़ाना होगा। ठीक है, इतना अगर आप लिखोगे तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, आपको उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी। ठीक है, और जिस तरीके से मैं आपको आंसर राइटिंग बताती हूं कि आपने क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं, पहला वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दैट अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदड़ो बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड। ठीक है, अब किन लार्ज बिल्डिंग्स की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है असेंबली हॉल की। ठीक है, कि जो हमें मोहनजोदड़ो से जो हमें असेंबली हॉल मिला हुआ था, तो उस असेंबली हॉल के जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो मिली हुई हैं, लेकिन उस असेंबली हॉल का क्लियर हमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पता है कि ये किस वजह से यूज करी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन उस पॉइंट को आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक, अब जैसे अगर आप असेंबली हॉल लिख देते हैं, या मान लीजिए कि लार्ज बिल्डिंग आपने हेडिंग बना दी। ठीक है, तो आपने लार्ज बिल्डिंग को अंडरलाइन कर दिया और उसके बाद आपने अपना फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो उसमें आप उसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक, अगला क्या दे रहे हैं, स्टोन स्टैच्यू, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, प्रीस्ट किंग की बात हो रही है कि प्रीस्ट किंग का हमें स्टोन स्टैच्यू तो मिला हुआ है जो डिस्टिंक्टिव टाइप के स्टोन से बना हुआ है ना। बढ़िया तरीके से उन्होंने घुटनों के ऊपर यानी अपने नी के ऊपर हाथ रखा हुआ है, एक ट्रिफॉइल वाली जो शॉल है वो उन्होंने पहनी हुई है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, तो लेकिन उस प्रीस्ट किंग का जो सही काम है, मतलब कि एक्चुअल उसकी क्या ड्यूटी होती थी, कि क्या वो प्रीस्ट है यानी कि सिर्फ रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करता था, या फिर बीइंग अ किंग वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ड्यूटीज को भी परफॉर्म करता था, इन सभी चीजों के बारे में हमें नहीं पता है। तो इस पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब उनके रिचुअल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है कि रिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में हमें क्या मिला हुआ है। रिचुअल प्रैक्टिसेस जो है उनकी, जैसे कि हमें ग्रेट बाथ मिला हुआ है, जैसे कि हमें फायर अल्टार्स मिले हुए हैं, तो ये चीजें मिली तो हुई हैं, लेकिन इसके बारे में जो क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि इसका किस पूजा में यूज हो रहा है, इनके भगवान कौन से हैं, क्या रीजन है इसका यूज करने के पीछे, ये कुछ चीजें हमें नहीं पता चली हुई हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने किस चीज की बात बताई है कि भाई कई सारी प्रैक्टिसेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो सच में पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड है या नहीं, या जिन यज्ञ वेदियों की हम लोग बात कर रहे हैं, फायर अल्टार्स की बात कर रहे हैं, उसमें सच में किंग बैठ रहे हैं या कोई और अथॉरिटी बैठ रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमें कोई क्लियर चीजें नहीं पता है। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने सिर्फ क्या दी हुई है आपको, मार्किंग स्कीम, मतलब बताया हुआ है कि जब आपका आंसर देखा जाएगा, है ना। मैं भी सीबीएसई का जो इवैल्यूएशन था उसमें गई थी, है ना, मैंने भी कॉपीज चेक करी है, तो वहां पर ऐसे ही होता है कि जब आपको एग्जामिनर को दी जाती है ना आपकी कॉपी, तो उसमें ये पॉइंट्स आपको ढूंढने के लिए कहा जाता है कि भाई अगर बच्चा लिख रहा है और अगर इनमें से 2 या 3 पॉइंट उसने लिखे हुई है तो उसके हिसाब से आप उसे नंबर देंगे। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो कुछ स्पेशल कीवर्ड बना लो। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब आप आंसर को लिखो तो उसमें स्पेशल कीवर्ड आपको बनाना है, और उन स्पेशल कीवर्ड्स के ऊपर ही आप अपने क्या करेंगे, आंसर्स को फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी वैसे ही स्पेशल कीवर्ड लिखे हुए हैं और उन्हीं के ऊपर आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स को फ्रेम करते हुए चले जाएंगे। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके और में जो दिया हुआ है दैट प्रूव दैट द हड़प्पन्स हैड एक्सेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या बताया हुआ है, यहां पर आपको हड़प्पन्स के ट्रेड की बात करनी है और किसके साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, यानी कि उसके दूसरे यानी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर में पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है दोनों के बीच में कॉपर को लेकर ट्रेड कॉन्टैक्ट जो थे वो हमने देखे थे। ठीक है, तो यहां पर भी उसी चीज के बारे में आपको बात करनी है कि भाई वेस्टर्न एशिया की कई सारी कंट्रीज के साथ इनके ट्रेड रिलेशन थे। कॉपर जो था वो ओमान से आ रहा था, क्योंकि केमिकल एनालिसिस में क्या पता चला कि ओमानी कॉपर और इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हुए कॉपर दोनों में क्या थे, ट्रेसेस थे, किसके, निकल के। ठीक है, उसके बाद बताया हुआ था कि भाई अगर आप वहां पर सर्च करेंगे, मतलब मेसोपोटामिया में क्या देखा गया कि हड़प्पा के जो वेसल हैं वो वहां पर मिल रहे हैं, ओमानी साइट्स पर मिल रहे हैं। वीट, सेल, डाइस, बीट्स ये सभी आपको मेसोपोटामियन साइट से मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेसोपोटामिया में है ना एक बड़ा सा यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक टैबलेट मिला हुआ है जिसमें मेलुहा का मेंशन है एंड दिस मेलुहा इज बॉट नथिंग बट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, हड़प्पन साइट्स की बात हो रही है। ये भी बता रहा है कि भाई जो मेलुहा है उसके ट्रेड रिलेशन है मगान के साथ और दिलमुन के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर दी हुई हैं और इसके अराउंड आपको क्या करना है, अपने आंसर को फ्रेम करना है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एज इट इज नहीं लिखना है। ठीक, ये बात हो रही है। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन है ना ये हमने रिसेंटली कराए हुए हैं निर्भय बैच में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस की किस तरीके से क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो पढ़ा उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उन आंसर्स को लिखना है, ये सभी चीजें आप सीखना चाहते हैं, एग्जाम की पक्की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अभी भी आपके पास समय है कि आप निर्भय बैच को ले सकते हैं। ठीक है, कोड भी है आपके पास, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सारी चीजें हैं। और निर्भय बैच ले लो बेटा, रिविजन का सबसे अच्छा तरीका जो है वो वहां पर बताया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच द महाभारत वाज कंपाइल्ड इन 20th सेंचुरी, डिस्कस एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात कर रही है, यहाँ पे बात करी जा रही है चैप्टर 3 की, है ना, महाभारत वाले चैप्टर की। ठीक, किनशिप कास्ट एंड क्लास की। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब महाभारत को कंपाइल किया जा रहा था, यानी कि उसका न्यू एडिशन प्रिपेयर किया जा रहा था, क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया जा रहा था, तो उसको प्रिपेयर करने में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसे प्रिपेयर करते समय उन्हें किन चैलेंजेस को फेस किया था, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। कितने पॉइंट्स में, 3 पॉइंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। ठीक, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिख दिया कि भाई वीएस सुतानकर हैं और उनकी जो टीम है उन्होंने यहाँ पर अपना काम शुरू किया था 1919 में। डोजन ऑफ स्कॉलर्स उनके साथ थे, यहाँ पर उन्होंने क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कई सारी जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट थी उसको लिया, उसको पढ़ा, पेज बाय पेज, श्लोक बाय श्लोक उसे देखा, और साथ ही साथ जो रीजनल वर्सेस थी, है ना, जो मोस्ट कॉमन वर्जन थे, सेवरल वर्जन जो दूसरी लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस हुए थे, है ना, उसके बाद तमिल में, तेलुगु में, या फिर आप बोल लीजिए पाली प्राकृत में, उनको भी उन्होंने क्या किया था, उसको भी उन्होंने देखा हुआ था। ठीक, तो ये सभी चीजें देखी और इन सभी चीजों को करने के बाद जो चीजें कॉमन थी उन्हें लिख दिया और जो चीजें उन्हें वेराइटी, मतलब उसमें उन्हें वेरिएशन दिख रही थी, वो उन्होंने अलग से अपेंडिसेस बना के उसको लिख दिया था। और ऐसे करके टोटल 13,000 पेजेस का उन्होंने एक नया वर्जन जो है वो प्रोड्यूस किया था। कितने सालों में, 47 ईयर्स टू कंप्लीट। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। अब इन्हीं चीजों को आपने आगे जाकर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और जब आप एक्सप्लेन कर लोगे तो उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन के लिए 2-3 लाइनें जो हैं वो आपको लिख देनी है, तभी आपका आंसर जो होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बैरियर्स दैट द अल बरूनी फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड हिज अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अब यहाँ पर आपको अल बरूनी की बात करनी है कि भाई थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर में जो अल बरूनी आए हुए थे, है ना, उनके बारे में बात करी जा रही है कि जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद लोकल पॉपुलेशन को समझने के लिए, उनके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें किन चैलेंजेस का, किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब ये क्वेश्चन भी, है ना, मैंने हमेशा बताया है, प्रारंभ बैच में भी जब हमने पढ़ाया या निर्भय में भी पढ़ाया, तो ये सभी चीजें जो है वो शुरुआत से ही मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि भाई ये जो बैरियर वाला है इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है। और देखिए सैंपल पेपर में वो एज इट इज आया हुआ है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर बात हो रही है दैट अल बरूनी वाज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम दैट ही कुड फेस ड्यूरिंग द ट्रैवल। He felt that many barrier obstructed his understanding and ये बैरियर कौन कौन से थे उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर तो उन्होंने सीधा लिख दिया, लेकिन अगर आपको कुछ स्पेशल करना है अपने आंसर में, है ना, तो आप इस तरीके से एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो बैरियर लिख दिया आपने। ठीक है, अब उन बैरियर को आपने इस तरीके से बता दिया कि पहला बैरियर क्या हो सकता है कि लैंग्वेज, है ना, सबसे पहला बैरियर क्या था उनका,
की लैंग्वेज था। दूसरा क्या था कि डिफरेंस थे बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ में, है ना, तो डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ लिख दिया आपने। और तीसरा क्या था, सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड इंसुलैरिटी। ठीक है, तो तीसरा जो डिफरेंस था वो आपने इस तरीके से लिख दिया। तो अगर आप अपने आंसर को शुरू करने से पहले अगर उसमें पहले थोड़ा सा इस तरीके से डायग्मेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे तो वहां पर एग्जामिनर जो है उनका अट्रैक्शन जो है वो आपकी कॉपी की तरफ आता है, उनका ध्यान आता है और वहां से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये 3 बैरियर हैं जिनकी यहाँ पर बात हुई है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एन एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि 17th सेंचुरी का जो समय है उस समय पर जो एवरेज पीजेंट थी उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई जो एवरेज पीजेंट था नॉर्थ इंडिया में उसके पास जनरली क्या थे, पेयर ऑफ ऑक्सन होते थे, ज्यादा से ज्यादा 2 प्लो जो है वो उसके पास होते थे। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो कंडीशन है वो रीजन टू रीजन वेरी कर रही है। लेकिन अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में क्या है कि 6 एकड़ जो लैंड है अगर वो किसी के पास है तो वो उसे रिच माना जाता है। लेकिन वहीं पर आप बंगाल की बात करेंगे जहां पर लैंड जो है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, तो अगर आप उनकी बात करेंगे तो 5 एकड़ लैंड वाज द अपर लिमिट ऑफ एन एवरेज पीजेंट, है ना, कि 5 एकड़ तो जो है वो एवरेज पीजेंट के पास होती है और 10 या उससे ज्यादा जो है वो उसको रिच आसामी या रिच पीजेंट मानने के लिए बताती है। और जनरली अगर हम बात करें तो यहां पर जो एग्रीकल्चर होता है वो कैसे करा जाता है, वो इंडिविजुअल ओनरशिप के साथ करा जाता है, यानी कि कलेक्टिव ओनरशिप के साथ एग्रीकल्चर नहीं करा जा रहा है। हर पीजेंट के पास अपनी खुद की जमीन है और उसके ऊपर वो और उसके परिवार के जो लोग हैं वो मिलकर क्या करते हैं, कल्टीवेशन यहां पर किया करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डिस्कस द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टुवर्ड्स द पहाड़ीज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इन बंगाल। देखिए इस चैप्टर की अगर हम बात करें कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड की तो यहाँ पर जो पिछले साल का क्वेश्चन था, यानी कि अगर आप 2024 के क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पर संथाल्स के ऊपर क्वेश्चन आया था और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि पहाड़ीज के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो इस चैप्टर में जो पहाड़ीज और संथाल्स हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो पहाड़ीज के ऊपर क्वेश्चन किया गया है कि भाई पहाड़ीज जो हैं उन्हें सप्रेस करने के लिए, उन्हें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलाने के लिए किन तरीके की पॉलिसीज जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर बनाई हुई थी। तो सबसे पहली पॉलिसी क्या थी कि इन द डेकेड ऑफ 1770, है ना, ब्रिटिश ने क्या किया, एक्सटर्मिनेशन की जो पॉलिसी थी, यानी कि हर एक पहाड़ी जो उन्हें क्या लग रहे थे, जो उन्हें जंगली नजर आ रहे थे, जो उन्हें क्रूअल नजर आ रहे थे, जो उन्हें आप बोल लीजिए कि एक तरीके से अनसिविलाइज नजर आ रहे थे, उन्हें सभी को उन्होंने बोला कि इन्हें मारना शुरू करो, इन्हें खत्म कर दो, इनकी पूरी जीन्स, इनकी पूरी ट्राइब ही खत्म कर दो। तो पहली पॉलिसी ये ली गई। दूसरी बात क्या करी गई, उसके बाद जब 1780 में यहाँ पर कलेक्टर ऑफ बंगाल यानी कि कलेक्टर ऑफ भागलपुर अगस्टस क्लीवलैंड आते हैं तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन की बात करी कि अब हम इन्हें मार नहीं रहे हैं बल्कि हम शांति के तरीके से इनके साथ समझौता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जितने भी पहाड़ी जो चीफ थे उन्हें बुलाया और उन्हें बोला कि आप अपने लोगों को समझाइए, है ना, आप ये बात करिए अपने लोगों से कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और अगर वो करते हैं, अगर आप उनका कोऑपरेशन हमारे तरफ लेकर आ सकते हैं तो बदले में हम जो है वो आपको स्टाइपेंड भी देंगे, आप अपने लोगों के जो लोकल अफेयर्स हैं उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको थोड़ी बहुत लोकल पावर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो सभी चीफ जो इस बात के लिए एग्री करे जा रहे हैं उन्हें पहाड़ी यानी कि जो लोकल जनता है वो पसंद नहीं कर रही है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो कहीं ना कहीं एजेंट बन रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं वो क्या हो गए, वो रिबेलियस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज की उन्होंने बात करी थी, पॉलिसी प्रपोज गिव एनुअल अलाउंस टू द पहाड़ी चीफ, है ना, ताकि वो क्या कर सके, ऑर्डर मेंटेन कर सके, उनकी लोकेलिटी में डिसिप्लिन लेके आ सके उनके लोगों के बीच में। ठीक, अब बट अ नंबर ऑफ पहाड़ी चीफ जिन्होंने इस एनुअल अलाउंस के लिए मना कर दिया और जिन्होंने एक्सेप्ट किया उन्हें क्या कहा जा रहा है, स्टाइपेंडरी चीफ जो है वो यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेम चैप्टर से क्वेश्चन है और उसमें भी आपको क्या दी हुई है, इंटरनल चॉइस जो है वो आपको दी हुई है। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला जो चैप्टर है रिबेल्स एंड राज, उससे ये जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज दैट द रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन मूविंग द पीपल इनटू एक्शन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक, ये बात हमने पढ़ी हुई थी कि भाई जो रूमर और प्रोफेसीज लोगों के बीच में फैल रही थी वही कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आग लगा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, Then examine the statement with rumors and reason for its belief। ठीक है, अब यहां पर बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये रूमर्स लिखनी है और साथ साथ कि क्यों लोग इन रूमर्स के ऊपर बिलीव कर रहे थे इसका रीजन भी आपको यहां पर पॉइंट आउट करना है। ठीक है, देखिए तो यहां से जो आपका आंसर है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
So, during the 1857 revolt, there was an apparent rumors that the Indian sepoys were intentionally given the Enfield rifles and its bullets were coated with the fat of cow and pig and biting those bullets corrupt the caste and religion. ठीक है, अब क्या रूमर फैल रही थी? पहली रूमर ये आ रही थी कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने क्या कर दिया था, उसने ये जो नई एनफील्ड राइफल्स की जो बुलेट्स हैं जब उन्हें इंट्रोड्यूस किया था तो उसकी जो कवरिंग है उसमें ऊपर उन्होंने क्या लगाया था, लार्ड एंड टेलो, यानी कि क्या, फैट ऑफ पिग एंड काउ। ठीक है, अब जो कहीं ना कहीं जो इंडियन सपॉइज हैं उनके मन में एक डर, एक शंका, एक रूमर कहीं ना कहीं एक पैदा कर रही थी कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहे हैं ताकि वो हमारे देश के जो हिंदू और मुसलमान हैं उनका धर्म जो है उसे भ्रष्ट कर सके, उसे करप्ट कर सके। ठीक है, अब इस रूमर के ऊपर बिलीव करने का क्या रीजन है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो क्योंकि यहां पर बताया गया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया है कि हमारे तरफ से ये चीज बिल्कुल भी नहीं थी, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट लोगों ने उसके ऊपर बिलीव क्यों किया, उसका रीजन है कि भाई यहां पर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक लो कास्ट खलासी है ना, जब उसने अपने लोटे में से पानी शेयर करने को कहा तो जब उसे रिफ्यूज किया गया तो उसे क्या कहा गया, उसने ये चेतावनी दी लोगों को कि भाई तुम यहां पर है ना बड़े छोटे भेद कर रहे हो, बहुत जल्दी तुम ये जो ब्राह्मण हो सभी के सभी धर्म नष्ट करने का एक पूरी कंस्पिरेसी जो है वो तैयार करी जा रही है, किसके तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये इंसिडेंट जो था शायद ये कहीं ना कहीं रीजन बना जिसकी वजह से इन सभी रूमर्स के ऊपर बिलीव किया गया। ठीक, उसके बाद the truthfulness of the report had not identified, but once the rumor started, no amount of assurance from the British officer can stop its circulation and the fear of spread among its sepoys। ठीक है, अब जब इस तरीके की रूमर्स फैली तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे कितना भी लोगों को अश्योरेंस दे दे म्यूटिनी को सप्रेस करने के लिए, चाहे कितनी जो भी उसे करना हो वो सारी चीजें कर ले, लेकिन उसके बाद भी जो आग है वो यहाँ पर चिंगारी की तरीके से लगनी शुरू हो चुकी है। उसके बाद क्या बताया गया, उसके बाद एक और रूमर यहाँ पर फैल रही है। क्या रूमर है भाई, रूमर ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी जो है वो तैयार कर रही है ताकि वो क्या कर सके, इंडियंस का जो कास्ट और रिलीजन है उसे वो क्या कर सके, खत्म कर सके। और ऐसा कैसे पता चला, ऐसा यहाँ पर पता चला। अब यहाँ पे आप उसके रीजन भी लिख सकते हैं, कैसे रीजन क्या हो सकते हैं उसके लिए, कि भाई जो आम जनता में है ना लोगों का कन्वर्जन कराया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में, हमारी जो प्रथाएं थी जैसे कि आप बोल लीजिए कि सती का एबॉलिशन करना, विडोज की रिमैरिज करना, ये सारी चीजें जो हैं जब इस तरीके के सोशल रिफॉर्म्स करे गए इनके कारण भी लोगों का मन जो है वो कहीं ना कहीं इन रूमर्स को मानने के लिए तैयार हो रहा था। अब साथ ही साथ अगर हम प्रोफेसी की बात करें, क्योंकि प्रोफेसी भी लिखी हुई है उन्होंने, ठीक है, तो प्रोफेसी क्या बोली जा रही थी, प्रोफेसी ये भविष्यवाणी लगाई जा रही थी कि भाई बहुत जल्दी, क्योंकि क्या होने वाला है, जो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई थी उसको 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो जिस दिन ये 100 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो 23 जून 1857 को छोड़कर हमारे देश को यहां से चले जाएंगे। ठीक है, तो शायद ये वो रीजन थे जिनके वजह से इन रूमर्स के ऊपर इंडियन सपॉइज ने बिलीव किया हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अ चेन ऑफ ग्रीवेंस इन अवध लिंक द प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट एंड सपॉय टू जॉइन हैंड्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। एग्जामिन द स्टेटमेंट बाय गिविंग 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को ज्वाइन करने के लिए ये 4 लोग, कौन कौन से, प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट और सपॉय, इनके पास ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये सभी एक साथ हुए, एकजुट आए और उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आप इन चारों के रीजन को मेंशन करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका रीजन मेंशन किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर रीजन मेंशन किया गया है प्रिंस का। तो प्रिंस को क्या दिक्कत थी, प्रिंस को दिक्कत थी यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस हुई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुई, जिसने क्या कर दिया, जिसने हमारे जो इंडियन राजा और नवाब थे उनकी जो अथॉरिटी थी उसे कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया था। ठीक है, उनकी आर्मी को डिसबैंडन कर दिया गया और ब्रिटिश ट्रूप को वहां पर स्टेशन कर दिया गया। उनके जो कई सारे कंट्रोल थे, जो उनके पास पावर थे, उन सभी पावर को खत्म कर दिया गया। उनकी पेंशन बंद करा दी गई। कई सारे लोगों के जो लीगल हाइट्स, जो अडॉप्टेड बच्चे थे, उन्हें सक्सेसर मानने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो हैं जिनकी वजह से ये सभी नवाब जो हैं, राजा जो हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज थे। उसके बाद बात हो रही है तालुकदार्स की। तो तालुकदार्स के साथ जो समरी सेटलमेंट एक्ट आया हुआ था उसके थ्रू कई सारे जो तालुकदार से उन्हें क्या कहा गया था, उन्हें वहां से हटा दिया गया था और ये बोलकर हटाया गया था कि आप लोगों ने जबरदस्ती इन लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ, यू पीपल आर इंटरमीडिएटरीज, और इसकी वजह से इन तालुकदार्स को क्या कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया, डिस्पोजेस कर दिया गया। ठीक है,
इसके कारण यहां पर जो आप बोल लीजिए कि एक तरीके से जो बफर बने हुए थे बिटवीन द पीजेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब वो हटा तो यहां पर अब डायरेक्ट प्रेशर जो है वो पूरा की पूरा पीजेंट्स के ऊपर आ गया। और रिमूवल ऑफ द तालुकदार के साथ क्या हो रहा है कि अब फार्मर जो है, पीजेंट जो है, उनका डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और अब वो खुद से समझ रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी खराब है। और जिसके कारण जब उनका रेवेन्यू किया गया है ना, उनसे रेवेन्यू वसूला गया, ठीक है, जिसके कारण उन्हें लोन लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा, ठीक है, जो अर्लियर उन्हें तालुकदार से मिल जाया करता था, लेकिन जब तालुकदार को ही डिस्पोजेस कर दिया गया तो अब ऐसी कोई भी इंटरमीडिएट अथॉरिटी नहीं बची है जिसके कारण वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस ऑपरेशन को सह सके, ठीक है। इस कारण उन्होंने रिवोल्ट किया। नेक्स्ट बात हो रही है सपॉइज की। तो सपॉइज में क्या देखा गया कि भाई शुरुआत में तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई हुई थी, कंपनी गवर्नमेंट आई हुई थी, तो उन्होंने इन सपॉइज के साथ काफी अच्छा व्यवहार रखा हुआ था, उनके साथ घुलना मिलना था, है ना, उनके साथ रेसलिंग वगैरह करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनका एटीट्यूड चेंज होने लगा, उनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया, उनमें रेशियल कॉम्प्लेक्स जनरेट होना शुरू हो गया, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने इन्हें अब्यूज करना शुरू कर दिया, फिजिकल वायलेंस करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट की जगह पे अब सस्पिशन ने जगह ले ली थी। और शायद यही सभी चीजें थी जिसकी वजह से ये सभी जो सपॉइज हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पर म्यूटिनी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अब यहां से हम लोग आ चुके हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हमारा सेक्शन सी शुरू हो चुका है, जहां पर हर एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 8 मार्क्स का होगा और टोटल आपको 3 क्वेश्चन होंगे, यानी कि पूरा जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा नंबरों का, यानी कि 24 मार्क्स का यहां पर देखा जा रहा है। चलिए, अब यहां पर पहला क्वेश्चन आ रहा है कि एनुमरेट द फीचर ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके सारे फीचर्स को आपको बताना है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि भाई उन्होंने जो पूरा एम्पायर था उसको 5 मेजर पॉलिटिकल पावर्स में डिवाइड कर दिया था, 5 प्रोविंशियल सेंटर्स उन्होंने बनाए हुए थे। सभी के सभी जो प्रोविंशियल सेंटर्स की आप बात करेंगे वहां पर कंट्रोल सबसे ज्यादा था एज कंपेयर टू बाकी लोकल एरियाज के, ठीक। उसके लिए अगर हम बात करें तो भाई जितने भी सेंटर्स बनाए गए थे वो सभी किसी ना किसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखकर बनाए गए। जैसे कि अगर आप उज्जैनी की बात करें तो वो एक ट्रेड रूट के पास से पास हो रहा है, अगर आप स्वर्णगिरी की बात करें तो वहां पर गोल्ड माइंस है, ठीक है। तो सभी जो है वहां पर क्या देखा गया कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट था जिसके कारण से वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए थे। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए लैंड और रिवराइन रूट्स दोनों थे, ठीक। उसके बाद क्या बताया गया कि अरेंजमेंट्स बताई गई जहां पर प्रोविजंस भेजा जा रहा है, प्रोटेक्शन किया जा रहा है इन सेंटर्स का, ट्रैवलर्स का यहाँ पर पूरा प्रोटेक्शन किया जाता जब वो ट्रैवल करते थे। आर्मी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है मेगास्थनीज की कि आर्मी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए 6 कमिटीज थी जो आर्मी के अलग अलग अफेयर्स को मेंटेन करती थी। उसके बाद उनकी भी सब कमिटीज थी जो और काम का क्या कर रही हैं, सब डिविजन कर रही हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी बताई हुई है किसके बारे में, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के कारण के बारे में, कि कैसे उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को मैनेज किया हुआ है, कैसे उसको रूल करते थे, कंट्रोल करते थे उसके ऊपर। देन how do modern historian explain the development and the rise of Magadhian powers? Explain briefly। अब यहां पर आपको उन पॉइंट्स को मेंशन करने हैं जिसकी वजह से मगध जो था वो अपने बाकी के जो 16 महाजनपद थे उनके बीच में से निकलकर सामने आया और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर उसने गेन किया। तो ऐसे कौन से रीजन थे विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मगध, ठीक है। तो क्या रीजन थे, यहां पर आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई 6 से 4 सेंचुरी के बीच में मगध जो था वो एक इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल महाजनपद बनकर इमर्ज होता है। क्या रीजन था, पहला था कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, दूसरा था आयरन माइन, तीसरा था आर्मी, है ना, आर्मी में भी क्या एलिफेंट थे। उसके बाद क्या हो रहा है, गंगा नेट्स ट्रिब्यूटरी जो चीप और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है। देन उसके बाद बताया गया कि इनके जो लीडर्स थे वो एम्बिशियस रूलर्स थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं वही चीज बता रही हूँ कि भाई आपको आंसर तो लिखना है, लेकिन आंसर को आप अपने बाकी बच्चों के कंपेयर में कैसे अच्छा लिख सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो रीजन आपको पता है, जो पॉइंट्स आपको पता है, उसको आप इस तरीके से बना सकते हो, है ना, कि भाई ये 4 या 5 रीजन है जिसकी वजह से मगध जो था उसका राइज हो रहा है, ठीक है। और जब आप इस तरीके से लिखोगे ना उसको तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो सुंदर दिखने लगेगा, ठीक। उसके बाद बात हो रही है कि इनकी कैपिटल अच्छी थी, है ना, चाहे फिर वो हम राजगृह की बात कर लें या पाटलिपुत्र की बात कर लें, दोनों ही जो कैपिटल है वो स्ट्रैटेजिकली प्लान करी गई थी। देन क्योंकि मगध का राइज हुआ और मगध के राइज होने के कारण ही आगे जाकर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करी, उन्होंने उसका फाउंडेशन किया हुआ था, ठीक है जी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय's rule was characterized by the expansion and consolidation. Substantiate the statement with suitable example. अब यहाँ पर आपको उन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझाना है कि कृष्णदेवराय ने ना सिर्फ एक्सपांशन किया बल्कि अपनी टेरिटरी को कंसोलिडेट करने का भी उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, पहले हम उनके एक्सपांशन की बात करेंगे। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया इस तरीके से कि शुरुआत में संगम डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसके बाद सुलवाय, देन उसके बाद तुलवाय, और कृष्णदेवराय जो है वो तुल्व ही डायनेस्टी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ही रूल फ्रॉम 1509 टू 1529। ठीक है, अब उनके मेन अचीवमेंट्स की बात हो रही है कि उन्होंने तुंगभद्रा मतलब जो द्वाब रीजन था, रायचूर द्वाब जो था उसको उन्होंने कैप्चर किया। साथ ही साथ उन्होंने ओडिशा के जो गजपतीस थे, है ना, साथ ही साथ सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे उनको उन्होंने हराया। और इस टेरिटरी को कैप्चर करने के बाद अब उन्होंने कंसोलिडेशन के ऊपर कैसे काम किया है अब आप वो बताएंगे। तो इसके लिए उन्होंने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हमेशा अपनी तैयार रखी, जहां पर उन्होंने देखा कि भाई पूरा किंगडम जो है उसमें अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस की बात हुई, राजा ने अपने आप को फेमस करवाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं, कई सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यहां पर करवाई हुई हैं। ठीक है, टेंपल्स को बनवाई हुए हैं, टाउनशिप यहां पर बनवाए हुए हैं, है ना, यहां पर उन्होंने स्टेट क्राफ्ट के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, यहां पर उन्होंने लिटरेरी वर्क किया हुआ है। ठीक, आर्मी के लिए उन्होंने काम किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये बात सिर्फ विजयनगर के ही लोग नहीं कह रहे, बल्कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जिनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो भी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई विजयनगर एक ऐसा शहर है जो मुझे रोम की तरीके से लग रहा है ना, कि इतना भव्य शहर है, इतना सुंदर शहर है। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर बताई हुई हैं। और ये सभी पॉइंट जो है, ये लास्ट का पॉइंट देख रहे हो आप, कंक्लूजन है ना, कि लास्ट पॉइंट क्या है कि ये क्लियर बताया जा रहा है कि इन सभी पॉइंट से आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि भाई कृष्णदेवराय जो है उन्होंने ना सिर्फ एक्सपांशन किया बल्कि कंसोलिडेशन के ऊपर भी उन्होंने काम किया हुआ है। Then Abdul Razak was an ambassador sent to the ruler of Persia to Calicut, present day Kozhikode, in the 15th century. Was greatly impressed by the fortification and the mentioned 7-line forts. Substantiate the statement with a suitable example. अब यहाँ पर अब्दुल रज़ाक ने जो विजयनगर के फोर्टिफिकेशन की बात करी थी उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये तो आप जिस तरीके से लिखा हुआ है उसको आप लिख ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस तरीके से एक डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें आप 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो हमारा विजयनगर एम्पायर के ऊपर बना हुआ 1 शॉट लेक्चर है ना, आप 1 शॉट लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका जो फोर्टिफिकेशन है वो समझाया हुआ है। ठीक है, और उस फोर्टिफिकेशन में किस तरीके से लाइन वगैरह बताई हुई है, कौन सी चीज किस तरीके से है, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर हिंटरलैंड था, पूरे शहर का फोर्टिफिकेशन किया गया, वॉल बनाई गई, वहां से मशीनरी कंस्ट्रक्शन करे गए। ठीक है, उसके बाद फोर्टिफिकेशन के लिए एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स को भी यूज किया गया। 1st, 2nd, 3rd लाइन जो है वहां पर कल्टिवेटेड फील्ड्स थी, गार्डन्स थे, हॉर्स थे। ठीक है, गेटवेज बनाए गए थे, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट ने रोड्स वगैरह की बात करी थी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी अपने इस आंसर को फ्रेम करते समय। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको 1 शॉट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिस्कस द पॉइंट दैट द प्राइवेट लेटर्स एंड ऑटोबायोग्राफीज टेल्स अस अबाउट अ ग्रेट डील of information about an individual. How are these sources different from the official account? ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिफरेंस मेंटेन करना है, मतलब एक डिफरेंस को इंडिकेट करना है कि किस तरीके से जो प्राइवेट लेटर्स होते हैं, जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं पब्लिक अकाउंट से, यानी कि ऑफिशियल अकाउंट से, जिन्हें आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड या फिर न्यूज़पेपर रिकॉर्ड से। अब यहाँ पर जब आप डिफरेंस को हाईलाइट करेंगे तो आपने कैसे बताना है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए अगर हम प्राइवेट लेटर्स की बात करें तो प्राइवेट लेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी इंसान के जो इंडिविजुअल ओपिनियन होते हैं, पर्सनल ओपिनियन जो होते हैं, उनको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, बट क्योंकि ये काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के थ्रू लिखे गए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता होती है कि आज नहीं तो कल इनके जो लेटर्स होंगे वो पब्लिश करे जाएंगे, और इस कारण से उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उसी ही तरीके से यहाँ पर फ्रेम करती हुई हमें दिखाई देगी। अब ऐसा एग्जाम्पल अगर आप हरिजन की बात कर सकते हैं, यहाँ पर नेहरू जी ने अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो हैं उनकी भी बात करी गई है, जो एक प्राइवेट लेटर्स का कंपाइलेशन है। अब वहीं पर अगर हम ऑटोबायोग्राफीज की बात करें तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो होती हैं उन्हें जानने के लिए ऑटोबायोग्राफी जो है वो एक काफी रिच सोर्स होता है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी की अगर आप लिमिटेशन की बात करेंगे तो वो एक रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट होता है, जहां पर कोई इंसान जो है वो अपने समय में, जिस समय पर वो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है उससे पुराने इवेंट्स की बात कर रहा है, तो कहीं पर उनकी मेमोरी फेड हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें वहां पर कुछ चीजों पर एक साइलेंस दिखाई देता है उन इवेंट्स के ऊपर जिन पर वो डिस्कस नहीं करना चाहते, और शायद वो उसे भूलने का या उस पर चुप रहना ही वो ज्यादा समझते हैं, अच्छा समझते हैं। ठीक है,
जैसे कि गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गिव्स अस द ग्लिम्पसेस ऑफ द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी। ठीक, अब इसके बाद ये तो बात हो गई किसकी, प्राइवेट लेटर्स और उसके बाद ऑटोबायोग्राफी की। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल अकाउंट्स की। अब ऑफिशियल अकाउंट में सबसे पहले आता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ठीक, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए हमारे पास 490 रिपोर्ट्स हैं, है ना, जो यहाँ पर पब्लिश करी गई थी पुलिसमैन के थ्रू ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, सॉरी, ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, अब यहाँ पर बताया हुआ था, अब भले ही जो रिपोर्ट्स हैं ये गवर्नमेंट ने पब्लिश करी थी, बट ये ज़्यादातर ओपिनियन बताती हैं किसकी, वो इन्फॉर्मेशन की जो उन्हें लोकेलिटी से मिलती है। लेकिन पब्लिश उन्हीं इन्फॉर्मेशन को किया जाता है जिनके ऊपर ऑफिसर्स बिलीव करना चाहते हैं, है ना, जो उनके लिए फ्रूटफुल है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है और बाकी जो है वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये भी हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, जहां पर आप बोल सकते हो कि एक तरीके से जो जनरल पब्लिक होती है, जो ऑर्डिनरी इंडियंस होती हैं, उनके व्यूज को हमें एक तरीके से उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पर भी जो एडिटर होते हैं उनका पब्लिक मतलब उनका जो पर्सनल ओपिनियन जो होता है वो भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में अंतर क्या है कि एक में आप किसी पर्सनल इंसान की बात करें, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और दूसरे में आप कई सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जिनके ओपिनियन कहीं ना कहीं क्लैश यहाँ पर होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट द मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस वर गांधी जीज फाइनेस्ट आर। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई गांधी जी का जो जीवन था उसमें आज़ादी के बाद का जो समय था वो गांधी जी के जीवन का सबसे अच्छा समय जो है वो माना जा रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है पार्टीशन के समय की, कि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन होने के कारण चाहे वो बंगाल का रीजन हो या पंजाब का रीजन हो, जहां वहां पर कम्युनल राइट्स हो रहे थे, तो उन कम्युनल राइट्स को सप्रेस करने के लिए गांधी जी ने जो सोशल वर्क किया हुआ है उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने आगे आकर, है ना, जब बाकी देश जो है वो यहाँ पर पॉलिटिकल पावर गेन करने में लगा हुआ था, बाकी लीडर्स हमारे, वहीं पर महात्मा गांधी जो है वो पॉलिटिकल पावर गेन ना करते हुए, पॉलिटिक्स से संन्यास लेते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो लोगों के भले के लिए लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात हो रही है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने अपने आप को इन सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से अलूफ रखा और किसमें काम किया, उन्होंने जो हिंदू, मुस्लिम और जो सिख थे उनके लिए काम करने में, उनकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया, नेगोशिएशंस करे, पैसिफिकेशन के लिए उन्होंने काम किया हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो गांधी जी के बारे में लिखी हुई हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि हमारा सेक्शन सी जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की, जहाँ पर आपको 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का, यानी कि टोटल जो सेक्शन है हमारा वो 12 नंबर का है। ठीक, अब जब आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको 3 सवाल हैं। 2 सवाल जो होंगे वो आपको 1 मार्क्स के होंगे और एक सवाल जो होगा वो आपको 2 नंबर का होगा, यानी कि 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर सोर्स जो है वो लिखा हुआ है और साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करके दिया हुआ है कि ये किस चैप्टर में से है, किस बुक में से है, ठीक है, और किस पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं। So, how do we know about the Buddha's teaching? These have been reconstructed carefully, editing, translating, and analyzing the Buddhist text mentioned earlier. Historians have also tried to reconstruct the details of the life from his life from the hagiographies. Many of these written down at the least century, है ना, at least a century after the time of the Buddha, in an attempt to preserve the memory of the great teacher. ठीक, अब यहाँ पे छोटा सा सोर्स जो है आपको दिया हुआ है, लेकिन जब आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो सोर्स से बहुत कम बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो इसमें पूछी गई है वो आपके चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करती है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेगियोग्राफी, यानी कि हेगियोग्राफी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हेगियोग्राफी के लिए आपके लिए पूरा बॉक्स जो है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो बताता है कि इट इज अ बायोग्राफी ऑफ सेंट एंड रिलीजियस लीडर्स। ठीक है, जिसमें जो लीडर होता है, जो सेंट होता है, उसे यहाँ पर प्रेस किया जाता है, उनके अचीवमेंट्स की बात करी जाती है, और ये जनरली लिटरली एक्यूरेट नहीं होती है, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें उन बिलीव्स के बारे में बताता है जो उस सेंट से जुड़े हुए फॉलोअर्स यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राइट एनी वन टीचिंग और फिलॉसफी ऑफ द बुद्धा। अब बुद्ध की कोई एक टीचिंग या फिलॉसफी आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक, तो यहाँ पर वो फिलॉसफी जो है यहाँ पर दी हुई है कि जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई वर्ल्ड जो है वो कैसा है, ट्रांजिएंट है। सोल और क्या क्या बोला है कि भाई वर्ल्ड जो है वो ट्रांजिएंट है, चेंज होता रहता है हमेशा, है ना। आज जो चीज़ है कल वो आपके पास नहीं रहेगी, तो दैट इज ट्रांजिएंट, जो चेंज हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि इट इज सोललेस, है ना, जहाँ पे किसी के पास भी जो आत्मा जो है वो नहीं है, आत्मा का जो ट्रांसफर है, कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट या
पैटर्नल नहीं है। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जब आप भक्ति का मार्ग चुनेंगे तो वो मध्यम होना चाहिए, यानी कि ना तो आपको बिल्कुल पेनांस की तरीके से तरफ जाना है और ना ही आपको सेल्फ इंडल्जेंस की तरफ पे जाना है। ठीक है, उस चीज की यहाँ पर बात हुई। अब यहाँ पर आपको दोनों में से दो भी टीचिंग दी हुई है, उनमें से आप एक ले सकते हैं, या अगर आपको कोई और टीचिंग अच्छी लगती है बुद्ध की जो एनसीईआरटी में दी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। Then next question, why did art historian need to acquire familiarity with the hagiographies? ठीक है, क्यों जरूरी है आर्ट हिस्टोरियन के लिए कि वो इन हेगियोग्राफीज को पढ़ें? क्यों जरूरी है? जरूरी इसीलिए है क्योंकि इन हेगियोग्राफीज को पढ़कर आपको सेंट के बारे में, है ना, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है रिलीजन को समझने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। जैसे कि जब आप बुद्ध की या बुद्धिज्म से रिलेटेड जो हेगियोग्राफीज जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप वहां पर बुद्ध से जुड़े हुए जो सिंबल हैं, जो उनके स्कल्पचर में बताए हुए हैं, उन्हें और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे कि बोधि ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, स्तूप की क्या इंपॉर्टेंस है, लोटस की क्या इंपॉर्टेंस है, बुल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप इन हेगियोग्राफीज को पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज जो है वो यहां पर बताई गई है। चलिए, अगला सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है दैट ये आपको दिया हुआ है भक्ति सूफी मूवमेंट वाले चैप्टर में से। ठीक है, चलिए, सो ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट वर क्लासिफाइड एज द तंत्र विद्या। द तंत्र प्रैक्टिस वर वाइड स्प्रेड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। दे वर ओपन टू वुमेन एंड मेन एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफन इग्नोर द डिफरेंसेस ऑफ द कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कंटेक्स्ट। मेनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस द शैविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म, स्पेशली इन द ईस्टर्न नॉर्दर्न सदर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ठीक, चलिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि इस तांत्रिक ट्रेडिशन डिफरेंट फ्रॉम दी वैदिक ट्रेडिशन, तो क्या ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल था, है ना। यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो यहां पर आपको यस लिख के इसका आंसर देना है कि जी हाँ, ऐसा बिल्कुल था, क्योंकि जो वैदिक ट्रेडिशन है वो सैक्रिफाइसेस और मंत्र के अलावा कोई भी ऐसी विद्या में नहीं मानते, कोई भी ऐसे, आप बोल लीजिए, कोई भी ऐसे रिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते जो यहाँ पर भगवान को उनसे कनेक्ट करवा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि दे कंडेम्ड एनी प्रैक्टिस दैट वेंट बियॉन्ड द क्लोजली रेगुलेटेड कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस और प्रीस्टली चैंटेड मंत्रास। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तांत्रिक प्रैक्टिसेस समवॉट इनकलकेटेड द नोशन ऑफ एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। डू यू एग्री? तो जी हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर सोर्स में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर बताया हुआ है कि ये, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हर तरीके के जो डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो कास्ट के हों, क्लास के हों, सभी को क्या करता है, नेगेट करता है। एंड दिस इज ओपन टू मेन एंड वुमेन बोथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whom did the tantric ideas influence? तो ये किन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, कहां से इन्फ्लुएंस मिला है? नहीं तो शैविज्म और बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस मिला है, और ज्यादातर अगर आप बात करेंगे तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में इनका फ्लरिशमेंट जो है वो देखा जाएगा। ठीक, चलिए अगला, countering the demand for separate electorate, Govind Bada Pant declared that it was not only harmful for the nation but also for the minorities. He agreed with the B. Pokar Bahadur that the success of our democracy was to be judged by the confidence it generated amongst the different section of the people. He agreed too that every citizen in a free state should be treated in a manner that satisfied not only his material wants but also his spiritual sense of respect, and that the majority community had an obligation to try and understand the problem of minorities, empathize with the aspiration. Yet Pant opposed the ideas of the separate electorates. It was suicidal demand. He argued that it would permanently isolate the minorities, making them vulnerable and deprive them of any effective say in the government. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये आपको किस में से आया हुआ है? चैप्टर 4, यानी कि जो हमारा लास्ट चैप्टर है फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे ये जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो करे गए हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वर द नेशनल लीडर्स काउंटरिंग द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो हमारे कई सारे नेशनल लीडर्स जो हैं वो क्यों उसे कंडेम कर रहे हैं? उसे कंडेम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ही हमारे देश में पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के ही कारण जगह जगह पर कम्युनल राइट्स देखे जा रहे हैं। तो अगर हमें हमारे देश को यूनाइटेड रखना है, यूनिफाइड बनाना है, तो उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसका हटाया जाना काफी जरूरी था। ठीक, चलिए अगला, Imagine you were a member of the Constituent Assembly. Would you have supported the idea of separate electorate? Give reason to justify your answer. Now this is a competency based question. ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक Constituent Assembly के मेंबर होते तो क्या आप separate electorate को सपोर्ट करते? जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते, है ना। अगर आप का पर्सनल ओपिनियन भी है तो यहाँ बोर्ड में नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नहीं बोलना है ना, क्योंकि वो ज्यादा जस्टिफाइड आंसर है, ठीक है।
तो यहाँ पर बात हो रही है कि हम उसे सपोर्ट नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये सेपरेटिज्म को ब्रीड करता है हमारी कंट्री में, माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट करता है, ठीक है, और इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है हर तरीके की हार्मफुल एक्टिविटीज़ को, ठीक है, हिंडर करता है हमारी नेशनल ग्रोथ को, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय बी पोकर बहादुर टू विच गोविंद वल्लभ पंत एग्री, ठीक है। अब यहाँ पर वो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं जिन पर गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पर एग्री करते हैं बी पोकर बहादुर से, ठीक है। अब वही स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से उठाकर लिख देने हैं, ठीक है जी। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको 5 मार्क्स का आया हुआ है, जहाँ पर कुछ साइट्स जो हैं उन्हें आपको लोकेट करना है और कुछ साइट जो है जिन्हें आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए, तो हमें किन किन साइट्स को लोकेट करना है? पहला है अमरावती जहाँ से स्तूप मिला हुआ है, दूसरा है मगध महाजनपद, उसके बाद राखीगढ़ी या लोथल, दोनों में से किसी एक हड़प्पन साइट को आप लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद 2 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से जुड़े हुए हैं और उन्हें आपने आइडेंटिफाई करना है और उनके करेक्ट नाम को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस मैप के थ्रू बताया हुआ है कि सबसे पहले है ना, अगर हम देखेंगे तो राखीगढ़ी है ना, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में आपको मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप लोथल की बात करेंगे तो लोथल आपको इस तरीके से जो कोस्टल एरिया है वहां पर आपको लोथल देखने को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें मगध की, तो मगध आपको प्रेजेंट डे बिहार में मिल जाएगा, अमरावती प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर जो 2 सेंटर्स आपको बताए गए हैं, ठीक है, पहला सेंटर कौन सा हो गया? यहाँ पर कलकत्ता हो गया और दूसरा सेंटर जो है वो यहाँ पर आपको दिल्ली समझ में आ रहा है, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट दिल्ली को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू पूछे गए हैं, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ से हमारा ये जो पूरा सैंपल पेपर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इसी ही तरीके के आपको और वीडियोस देखने हैं तो बने रहिए नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।